का स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 436। भाई, क्या तुम भी यहाँ इवोल्व बीस्टों का शिकार करने आए हो? ऐसा लग रहा था कि मोटा आदमी काफी मिलनसार लग रहा था और उसने ऋतिक से सवाल किया। नहीं, ऋतिक ने उसे आते देखा, फिर न में अपना सिर हिलाकर कहा, नहीं, तुम पर कौन विश्वास करेगा हुआ। एक आदमी ने ऋतिक की ओर देखा और व्यंग्य से कहा। उसे लग रहा था कि ऋतिक भी इवोल्व बीस्टों का शिकार करने जा रहा है और ऋतिक की पुतलियां काली थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि ये लोग उसे तुच्छ समझते थे। मेरा नाम चार्ली मोनांग है, उस मोटे लड़के ने स्माइल करते हुए ऋतिक से कहा। उस मोटे लड़के को इतना फ्रेंडली होता देखकर ऋतिक भी स्माइल करने लगा। मेरा नाम ऋतिक है, यह मेरे चलते फिरते दोस्त रोशन, निमित, जूली और टीना है। हम रास्ते में ही मिले थे और हमने साथ मिलकर कुछ बीस्टों का शिकार भी किया है। अब तुम भी हमें किस्मत से मिले हो तो तुम भी हमारे साथ हो लो। हमारी टीम की पौवा और बढ़ जाएगी। क्या कहते हो यंग मैन? उस मोटे लड़के आकाश ने ऋतिक से कहा। मुझे डर है कि यह हमारे लिए बोझ बन जाएगा। उनमें से एक आदमी ने ऋतिक का मजाक बनाते हुए कहा। हालांकि वे सभी बस अभी टीम थी, इसलिए लोगों को जोड़ना वास्तव में एक अच्छी बात थी। आखिरकार इवोल्व बीस्टों की तलाश में कई बाकी टीमें भी होंगी जिनमें लोग ज्यादा हो सकते थे। लेकिन जब उस आदमी ने ऋतिक की काली पुतलियां देखी तो उसे सहज ही लगा कि ऋतिक की ताकत बहुत कम होगी। वहीं इधर वे दोनों लड़की जूली और टीना ऋतिक को देखकर आसपास में बातें बना रही थी। कभी वो उसे देखकर हंसती तो कभी अपना मुंह बनाने लग जाती। पता ही नहीं चल रहा था कि वो ऋतिक पर फिदा थी या उसे गालियां दे रही थी। तुम हो तो कमाल के आदमी, लेकिन माफ करना दोस्त, मैं तुम्हारी टीम में नहीं आना चाहता, ऋतिक ने स्माइल करते हुए आकाश से कहा। अगर तुम अकेले ही बीस्टों का शिकार करोगे तो मुझे डर है कि तुम एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। आकाश एक पल के लिए सरप्राइज रह गया, लेकिन फिर उसने ऋतिक को समझाते हुए कहा, दरअसल मैं स्टॉक सिटी जाना चाहता हूँ। ऋतिक ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, स्टॉक सिटी? ये तो यहाँ से 1,00,000 मील दूर है और वॉरियर प्रतियोगिता का फाइनल जल्द ही आने वाला है, इसलिए तुम अभी वहाँ एंटर नहीं कर सकते, आकाश ने उसे समझाते हुए आगे कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या तुम जानते हो कि वहाँ जल्दी कैसे पहुँचा जाए? हालांकि सिटी काफी दूर थी, लेकिन कंपटीशन की शुरुआत की तारीख भी इतनी जल्दी नहीं आने वाली थी। हाल ही में इवोल्व बीस्टों के दंगों के कारण ऑफिशियल कंपटीशन को 1 महीने बाद तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। यही कारण था कि ऋतिक को वहां पहुंचने की इतनी जल्दी नहीं थी और उसके पास अभी भी काफी टाइम था। एक्सप्रेस ट्रेन अब तक यहां से चली जानी चाहिए। मैंने एक ट्रेन को यहां से गुजरते हुए देखा था और यह इस महीने की आखिरी ट्रेन थी। आकाश ने कुछ देर सोचा और कहा, यार तुम्हारे माँ की ग्रह पर ट्रांसपोर्ट बहुत एडवांस नहीं है, ऋतिक ने एक आह भरते हुए कहा। वो सोचने लग जाता है कि क्या उसे पैदल चलकर वहां तक जाना होगा और यह सोचते ही उसे सिर दर्द महसूस होने लगा। भाई ऋतिक, क्या तुम हमारे ग्रह से नहीं हो? आकाश ने ऋतिक को खुद से बड़बड़ाते हुए सुना और उसने एक्साइटेड होते हुए सवाल किया। हाँ, क्यों? तुमने मेरी नशीली आंखें नहीं देखी क्या? ऋतिक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। ये शब्द सुनकर बाकी लोग और भी ज्यादा उसे अजीब नजरों से घूरने लगे। वही वो लड़कियां खिलखिलाकर हंसने लग जाती है और फिर एकदम से खामोश होकर ऋतिक को घूरने लग जाती है। ऋतिक को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि जोकर ये लोग थे या वो। ये लोग तो उसके साथ ऐसे बर्ताव कर रहे थे मानो वे चिड़ियाघर में घूम रहे हो और ऋतिक के सिर पर 2 सींग देख लिए हो। माना कि वो पृथ्वी ग्रह से आया था, लेकिन इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती थी। वूम वूम वूम। तभी अचानक से आसपास की जमीन जोरों से हिलने लगी। वो आ रहा है। टीना को इस समय कुछ एहसास हुआ और उसने थोड़ा घबराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर बाकी लोगों ने अपने अपने हाथों में हथियार कसकर पकड़ लिया और हमला करने के लिए तैयार हो गए।
कौन सा रहा है? ऋतिक ने कंफ्यूजन के साथ टीना से सवाल किया। तुम्हारी मौसी। ऋतिक का बेतुका सवाल सुनकर टीना ने अपना मुंह बनाते हुए उससे कहा, अरे इडियट, जब आसपास वीस्ट घूम रहे हैं तो वही होंगे न। क्या तुम पृथ्वी के लड़के भी माँ की ग्रह के लड़कों की तरह ही बेवकूफ होते हो? जूली ने ऋतिक के सवाल पर उसे जवाब दिया। उसकी बात सुनकर ऋतिक हैरान रह गया। जगह चाहे कोई भी हो, पृथ्वी की लड़कियां हो या फिर माँ की ग्रह की, ये लड़कियां हमेशा ही लड़कों को नीचा दिखाने का सोचती रहती है। वही बाकी लड़के भी उन लड़कियों को ऐसे घूरने लग जाते हैं मानो वही उन्हें दफना देंगे। रोशन ने जूली को घूरते हुए से कहा, तुम हमें पृथ्वीवासियों से कंपेयर कर रही हो। सब लड़के एक जैसे होते हैं। अब वक्त बर्बाद मत करो और सामने देखो, तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं। जूली ने उसे नजरअंदाज कर सामने की ओर नजरें करते हुए कहा। इधर जूली की बात सुनकर ऋतिक ने देखा कि सामने से काली आकृतियों का एक समूह आ रहा था। इवोल्व बीस्ट। वे सभी इवोल्व बीस्ट थे। रैंक 8 का सिंगल सींग वाला ब्लैक याक। एक आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। उसके दोनों हाथों में हथियार सामने से आ रहे बीस्टों पर हमला करने के लिए एकदम तैयार थे। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? आकाश ने थोड़ा सोचते हुए कहा। हालांकि यह रैंक 8 के इवोल्व बीस्ट थे, लेकिन उनमें से बहुत सारे थे और उसे डर था कि इससे बहुत परेशानी होगी। कम से कम 2 या 300 बीस्ट उसकी ओर आ रहे थे। तुम किस बात से डरते हो? बस उन्हें मार डालो। रोशन गुस्से से दहाड़ने लगा और उसने हथियारों से उन बीस्टों पर हमला कर दिया। जूली और टीना भी इस वक्त गंभीर नजर आने लगी और उन सभी ने हमला करने के लिए अपने हथियार निकाल लिए। यह मोटा लड़का आकाश, जो अभी शांत लग रहा था, उसने तुरंत अपने हाथ में 2 तरफा कुल्हाड़ी पकड़ ली और सामने की ओर दौड़ पड़ा। उसके पास कुल्हाड़ियों की एक जोड़ी थी और अपने स्किल के इस्तेमाल से उसने रैंक 8 के कई काले याकों को तुरंत मार डाला। ऐसा लगता है कि उनकी ताकत बुरी नहीं है। इन लोगों की हरकतें देखकर ऋतिक ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और खुद से कहा। 5 रैंक 9 के वॉरियर्स थे। जो लड़कियां अभी हंस खेल रही थी वो भी अब गंभीर लग रही थी। उसी समय ज्यादातर सिंगल सींग वाले काले याक आकाश और बाकी लोगों की ओर बढ़ने लगे और कुछ सिंगल सींग वाले काले याक ऋतिक की ओर आने लगे। उनके हमलों के कारण रैंक 8 का एक याक उसकी ओर अट्रैक्ट हो गया था। उनके शरीर स्ट्रॉन्ग थे और हमला की स्पीड भी बहुत तेज थी। वो तेज सिंग वाला याक ऋतिक के शरीर को अपने सिंग से फाड़ देना चाहता था। उसे अपनी ओर आता देखकर ऋतिक ने अपना भाला पकड़ लिया और उसे हल्के से लहराने लगा मानो किसी डंडी से खेल रहा हो। पता नहीं ऋतिक भाई ठीक होंगे या नहीं। आकाश इस समय कड़ी फाइट में लगा हुआ था। कुछ को मारना कोई समस्या नहीं थी, 1 दर्जन को मारना कोई समस्या नहीं थी। समस्या ये थी कि अब उनकी संख्या सैकड़ों में थी। मुझे डर है कि वो मर चुका है। पृथ्वी के लोग इतने पावरफुल नहीं होते हैं, निमित ने ऋतिक का मक्का बनाते हुए कहा। उसने इतना कहा ही था कि तभी उसे टीना की शौक से भरी आवाज सुनाई दी। टीना की आंखें शौक में बड़ी हो गई थी। उधर देखो। इसी दौरान जूली की नजरें भी ऋतिक की तरफ गईं और वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गई। ऋतिक अभी भी अपनी जगह पर खड़ा अपने वाल ठीक कर रहा था। तभी उसने बस अपने हाथ में डार्क एज भाला लहराया और उसने आसानी से अपनी तरफ आने वाले सिंगल सींग वाले काले याक को मार डाला। ऐसा कैसे हो सकता है? ये हैंडसम इतना पावरफुल है। टीना ने ऋतिक को अपनी ललचाई नजरों से देखा और कहा। दोनों लड़कियां अब फाइट की जगह बस ऋतिक को घूरे जा रही थी। अभी उन्हें लगा था कि ऋतिक काफी कमजोर है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इसका बिल्कुल उलट होगा। ऋतिक अपनी ओर आने वाले हर एक बीस्ट को बिना अपनी जगह से 1 इंच हिले ऐसे मार रहा था जैसे कोई पानी में मछली मारता हो। ये लड़का। जब बाकी लड़कों ने टीना की बात सुनी तो वे भी ऋतिक की ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि ऋतिक खड़ा खड़ा उबासियां ले रहा था मानो ये बीस्ट उसके लिए मक्खियां हो।
तभी भाले की एक लहर के साथ एक सिंगल सींग वाला काला याक जो उसके ऊपर आ रहा था, डार्क एज भाले से निकलने वाली भयानक पावर से उसका पूरा शरीर सीधे ब्लास्ट हो गया। सिंगल सींग वाले वाकी के याकों को समझ आ गया था कि ये लुढ़का इंसान नहीं बल्कि राक्षस था। इस समय पीछे वाले वीस्टों ने दोबारा ऋतिक पर हमला नहीं किया। उसके बजाय वे लोग उन लोगों की ओर जाने लगे। हालांकि वे सभी रैंक 9 के थे, लेकिन एक साथ इतने सारे एवोल्व वीस्टों के प्रभाव के तहत वे धीरे धीरे थोड़ा कमजोर महसूस करने लगे थे। अब मुझसे और नहीं हो पाएगा। रोशन और निमित में अब लड़ाई की वो भावना नहीं रही थी जो शुरुआत में थी। इन वीस्टों को मारते मारते उनकी सारी एनर्जी खर्च होने वाली थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन्हें चोट लगना आसान था। वो लड़का मदद के लिए क्यों नहीं आ रहा है? रोशन ने अपने दांत भींच लिए। उसे अभी अभी एक धक्का लगा था और उसके शरीर में थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो भूल गया था कि उसने ही ऋतिक का अभी अभी मजाक बनाया था। वहीं इधर ऋतिक उन लोगों को एक अच्छे शो की तरह लड़ते हुए देख रहा था, लेकिन रोमांच की जगह उसे बोरियत महसूस हो रही थी। सामने अभी भी कई सिंगल सींग वाले काले याक थे और अंधेरा बहुत ज्यादा था और अब ऋतिक वहां से सीधे भी नहीं निकल सकता था। आकाश, ये शांत मोटा लड़का जो पहले पिल्ले की तरह शांत पड़ा था, फाइट में पड़ते ही जंगली भेड़िया बन गया था। उसकी आंखें लाल थीं और वो अभी भी अपने हाथ में दो तरफा कुल्हाड़ी लिए हुए पागलों की तरह लड़ रहा था। वो बहुत डरावना लग रहा था। उन सिंगल सींग वाले काले याक द्वारा मारे जाने के कारण उसके शरीर पर बहुत सारे घाव भी हो गए थे, लेकिन शायद उसे यह बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ था। यह मोटा लड़का अजीब सिचुएशन में है। ऋतिक ने जब यह नज़ारा देखा तो वो भी बहुत उत्सुक हो गया। ये पहली बार था जब उसने किसी को लाल आंखों से लड़ते हुए देखा था। ओह हेलो हैंडसम, क्या तुम आकर मेरी मदद कर सकते हो? मेरा तो मेकअप खराब हो गया। इस समय टीना ज्यादा से ज्यादा थकी हुई लग रही थी, इसलिए टीला और जूली ने ऋतिक की ओर देखा और जो पीछे खड़ा होकर नाटक देख रहा था। अब कोई रास्ता नहीं था। अगर वे लड़ती रही तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती थी। नहीं, लेकिन ऋतिक ने अपना सिर हिला दिया। उसकी बात सुनकर दोनों लड़कियां शॉक्ड रह गई। दो माँ की ग्रह की प्रिटी गर्ल उससे मदद मांग रही थी और ये लड़का उन्हें साफ साफ इनकार कर रहा था। ये तो साफ साफ उनके हुस्न की बेइज्जती थी। अरे उसे अनदेखा करो, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। ऋतिक की बात सुनकर निमित को भी थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने उन दोनों लड़कियों पर लाइन मारते हुए कहा। लेकिन अभी उसने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से एक बीस्ट आया और उसे हवा उड़ा दिया। गनीमत ये थी कि उस बीस्ट का सिंग उसकी कमर पर ही लगा था, वरना भगवान ही जाने क्या होता। मुझे तुम दोनों के सभी जीन क्रिस्टल चाहिए। ऋतिक ने देखा कि सामने से एक और बीस्ट उन लड़कियों की ओर आ रहा था, इसलिए उसने स्माइल करते हुए उन दोनों से कहा। ऋतिक की डिमांड सुनकर तो उन दोनों का मन किया कि जीन क्रिस्टल्स लेकर इसके सिर पर ही फोड़ दे, लेकिन सिचुएशन फिलहाल उनके हाथ में नहीं थी। ठीक है। दोनों ने जल्दी जल्दी हमें अपना सिर हिला दिया और ऋतिक को देखकर स्माइल करने लगी। लेकिन अंदर ही अंदर ऋतिक को इतनी गालियां दी जा रही थी कि जिनका हिसाब लगाने में बनिया भी घबरा जाए। दर्जनों काले याकों को मारने के बाद उन दोनों ने बहुत सारी सोर्स पावर खर्च कर दी थी, इसलिए वे दोनों इस समय मजबूर थी। वे यहीं मरना नहीं चाहती थी। तुम दोनों मुझे उन जीन क्रिस्टल्स को खोदने में भी मदद करोगी? ऋतिक ने टीना और जूली की ओर देखा और स्माइल करते हुए कहा। ऋतिक की बात सुनकर दोनों को इतना गुस्सा आया कि उन्हें लगभग खून की उल्टियां होने लगी। उनका बस चलता तो वे सैंडल निकालकर ऋतिक को मारने लग जाती। नहीं, फिर तो इसे भूल जाओ। ऋतिक के बोलते ही वो जमीन पर बैठ गया और तमाशा देखने लगा। ठीक है, दोनों ने दांत पीस लिए और चिल्लाने लगी। कोई और रास्ता नहीं था और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इन सिंगल सींग वाले काले याक की संख्या इतनी बड़ी होगी।
उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि ऋतिक के पास इतनी ताकत है और उन्हें अब इसका पछतावा हो रहा है। काश कि वो पहले ही ऋतिक को मजाक नहीं बनाती। ओके तो अब देखती जाओ, ऋतिक ने स्माइल करते हुए कहा। फिर उसने अपना डार्क एज भाला उठाया और सीधे आगे बढ़ गया। दौड़ते समय उसका शरीर ऊपर हवा में उछल गया और अगले ही पल उसका हाथ में लगा भाला लाल रोशनी में चमक उठा। वूम वूम वूम। अगले ही पल बड़ी संख्या में जलते हुए फायर फिनिक्स तुरंत भाले से निकलकर सामने की ओर बढ़ने लगे। ये किस टाइप के स्किल है? जब रोशन और बाकी लोगों ने यह नज़ारा देखा तो वे दंग रह गए। उन्हें अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जैसे ही ऋतिक ने अपना डार्क एज भाला घुमाया, एक के बाद एक फायर फिनिक्स बाहर निकलते गए। गर्जन। बड़ी संख्या में सिंगल सींग वाले काले याक शॉक्ड रह गए और अगले ही पल जोर जोर से चिल्लाने लगे। करीब से देखने पर पता चला कि कुछ सिंगल सींग वाले काले याक सीधे आग में जल गए थे। एक पल में इन लपटों से दर्जनों सिंगल सींग वाले काले याक जलकर नष्ट हो गए थे। जाओ। जैसे ही ऋतिक का शरीर जमीन पर उतरा, उसने फिर से अपना भाला जोर से घुमाया और सभी जलते हुए फिनिक्स एक साथ इकट्ठा हो गए और एक विशाल फिनिक्स में बदल गए। यह नज़ारा देखकर बीस्टों का वो समूह तुरंत ही वहां से 9-2-11 हो गया। वूम। उसी समय जोर की आवाज करते हुए पूरी जमीन हिल गई। फिनिक्स की तेज दहाड़ से वहां के सभी एवोल्व बीस्ट मारे गए। करंट ऋतिक के लिए 8वीं रैंक के आसपास के एवोल्व बीस्ट बस केक का एक टुकड़ा थे। जब रोशन और बाकी लोगों ने यह नज़ारा देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। स्किल की इतनी पावरफुल पावर को उजागर करने के लिए बहुत ज्यादा सोर्स पावर की जरूरत होती थी और ऋतिक पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ था, जो और भी चौंकाने वाली बात थी। उनके हिसाब से ऋतिक को थक जाना चाहिए थे, लेकिन वो तो एकदम नॉर्मल लग रहा था। हालांकि उन्होंने तुरंत रिएक्शन दी और अपने बगल में सिंगल सींग वाले सभी बीस्टों को मारने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली। उनके शरीर नरम पड़ गए और वे हौंफते हुए सीधे जमीन पर बैठ गए। इस समय आकाश की आंखें धीरे धीरे लाल रंग से नॉर्मल हो गई। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में एपिसोड 437। भाई ऋतिक, क्या तुमने अभी अभी स्किल को उजागर किया था? ये सचमुच बहुत पावरफुल है। इस समय आकाश ने सिंगल सींग वाले काले बीस्टों को देखा जो सभी जलकर काले कोयले का एक बड़ा टुकड़ा बन गए थे और उसने एक्साइटेड होते हुए ऋतिक से कहा, तुम लोग भी काफी स्ट्रॉन्ग हो। ऋतिक ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, इस मोटे लड़के के साथ घुलना मिलना बहुत आसान था। ठीक है, लेकिन तुम्हारी आंखें फाइट करते समय चेंज क्यों हो जाती है? ऋतिक ने कुछ सोचते हुए उससे सवाल किया। ओह, वो दरअसल मैं यूरान परिवार से हूँ। जब हम लड़ते हैं तो ऐसा ही होता है। आकाश ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा। ऋतिक हमें अपना सिर हिला देता है और फिर टीना और जूली की ओर अपनी नजरें कर लेता है। चलो अब फटाफट से खोदना शुरू करो, ऋतिक ने जूली और टीना से कहा जो जमीन पर बैठी हौंफ रही थी। ऋतिक की बातें सुनकर उन दोनों के चेहरे फिर से खराब हो गए, लेकिन अभी ऋतिक ने जो पावर शो अप की थी उसके बारे में सोचकर वे कुछ नहीं कर सकती थी। वो अपना मन मसोस कर खड़ी हो गई और ऋतिक को जहरीली नजरों से घूरते हुए उन बीस्टों की लाशों की तरफ जाने लगी। फिर उन्होंने अपने खंजर निकाले और उन सिंगल सींग वाले याक के शरीर से जीन क्रिस्टल खोदना शुरू कर दिया। तुम इसी लायक को शातिर बिल्लियों। उन दोनों की हालत देखकर आकाश, जो हमेशा सरल और ईमानदार दिखता था, उसने धीमी आवाज में हंसते हुए कहा, वैसे भाई ऋतिक, क्या तुम वॉरियर कंपटीशन में भाग लेने के लिए स्टॉक सिटी जा रहे हो? आकाश ने इस समय कुछ सोचा और फिर ऋतिक से फुसफुसाते हुए सवाल किया। हाँ, छुपाने को कुछ नहीं था, इसलिए ऋतिक ने सीधे हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा। ईमानदारी से कहूँ तो मैं भी। आकाश मुस्कुराया और फिर धीमी आवाज में बोला, तुम भी।
उसकी बात सुनकर ऋतिक शॉक्ड रह गया। उसे इस चीज की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का भी कंपटीशन के लिए स्टॉक सिटी जा रहा होगा। मानो वो जानता हो कि ऋतिक किस बारे में एडिटेड था। आकाश ने कहना जारी रखा, मैंने टाइम टेबल देखा है और कंपटीशन में मेरी बारी आने में अभी 1 महीने से ज्यादा समय है, इसलिए मैंने जाने से पहले कुछ समय अभ्यास करने के बारे में सोचा था। उसकी बात सुनकर ऋतिक हाँ में अपना सिर हिला देता है और फिर कुछ सोचते हुए उससे पूछता है, लेकिन तुम वहाँ तक कैसे जाओगे? अभी अभी इस मोटे लड़के ने बढ़ा चढ़ाकर कहा था कि स्टॉक सिटी अभी भी यहाँ से 1 लाख मील दूर है, तो फिर क्या ये वहाँ तक पैदल जाने का सोच रहा था? अगले सिटी तक मैं पैदल जाऊंगा, फिर वहाँ शिकार किए गए इवॉल्व बीस्टों का मटेरियल बेचकर एक मैकेनिकल माउंट खरीद लूंगा। मैकेनिकल माउंट से मैं जल्दी ही स्टॉक सिटी पहुँच जाऊंगा। ऐसा लग रहा था कि आकाश ने पहले ही अपनी योजना बना ली थी और उसने गर्व के साथ ऋतिक से कहा, भाई ऋतिक, ऐसा लगता है कि हम एक ही कंपटीशन में जा रहे हैं, तो चलो एक साथ वहाँ तक चलते हैं। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहना जारी रखा, ठीक है। उसकी बात सुनकर ऋतिक भी हाँ में अपना सिर हिला देता है। आफ्टर ऑल किसी के साथ होने से कम वो बोरियत से तो नहीं मरेगा। शुक्रिया दोस्त। तभी रोशन और निमित भी वहाँ पर आ जाते हैं और रोशन ने ऋतिक को शुक्रिया करते हुए कहा, अगर अभी ऋतिक ने उनकी मदद नहीं की होती तो उनकी जान निश्चित रूप से खतरे में होती। कोई बात नहीं, ऋतिक ने हल्के से कहा। इस समय वे दोनों थोड़े शर्मिंदा थे और उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने अपने घावों का इलाज करने के लिए अपने बैकपैक से दवाई निकालकर ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। तुम इतने नीरस क्यों हो? ये 2 हॉट गर्ल है और तुम उन्हें लाइन मारने के बजाय उन पर अत्याचार कर रहे हो। आकाश ने अपनी आवाज धीमी करते हुए ऋतिक से कहा, उस टीना का फिगर देखो, एकदम गोल मटोल किसी अप्सरा की तरह है और जूली का सीना तो 36 का है। आकाश ने धीरे से स्माइल करते हुए आगे कहा। उसके चेहरे पर ठरक के भाव साफ साफ नजर आ रहे थे। उसकी बात सुनकर ऋतिक दंग रह गया। अगर ऋतिक पानी पी रहा होता तो शायद वो एक और पानी उसके चेहरे पर छिड़क लेता। यह मोटा आदमी बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसानों और बीस्टों के लिए होमलेस हो, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना मनहूस होगा। ऋतिक को लग रहा था कि ये आदमी काफी ईमानदार और सज्जन था, लेकिन ये तो सज्जन में भेष में गुज्जन निकला। क्या ये बीस्ट टाइड हर साल आती हैं? ऋतिक ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया और उसके पास घास पर बैठ गया। फिर उसने दूर एक ओर देखते हुए उससे सवाल किया। ये घास के मैदान का एक टुकड़ा था और अब चिलचिलाती धूप में ऋतिक पर सूरज की किरणें पड़ रही थी, जिससे ऋतिक को गर्मी का एहसास हो रहा था। हाँ, हर साल के इस महीने में वे इवॉल्व बीस्ट यहाँ आते रहते हैं। आकाश ने अपने घावों पर रिकवरी लिक्विड डालते हुए जवाब दिया। जब ये इवॉल्व बीस्ट यहाँ आते हैं तो ये हम वॉरियर्स के लिए भी सबसे खुशी का समय होता है। इस तरह हम इन इवॉल्व बीस्टों का शिकार कर सकते हैं। इन जीन क्रिस्टलों को देखो, वे बहुत सारे पैसों में बिक सकते हैं। आकाश ने मुस्कुराते हुए ऋतिक से कहा। इधर टीना और जूली ने सारे जीन क्रिस्टल्स को निकाल लिया था और ऋतिक के सामने पटक दिया थे। इनका लेवल बहुत कम है। जूली और टीना को देखकर ऋतिक ने अपना सिर हिलाया और कहा, वहाँ लगभग 300 जीन क्रिस्टल थे जिनसे नीली रोशनी निकल रही थी और वे बहुत सुंदर लग रहे थे। ये 300 से ज्यादा रैंक 8 के जीन क्रिस्टल है। अगर तुम उन्हें बेचते हो तो तुम शायद एक छोटी सिटी के सबसे अमीर आदमी बन सकते हो। ऋतिक की बात सुनकर आकाश ने आंखें बड़ी करते हुए कहा। ऋतिक ने आकाश की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और सीधे अपना हाथ उन जीन क्रिस्टल्स पर रख दिया। कल्टीवेशन टेक्निक के संचालन के साथ अगले ही पल इन जीन क्रिस्टल की एनर्जी ने नॉर्मल आंखों से नजर आने वाली स्पीड से तुरंत अब्सॉर्ब कर किया। वहाँ पे बहुत सारे जीन क्रिस्टल थे और वे बहुत ज्यादा एनर्जी प्रदान कर सकते थे।
ऋतिक को लगा कि उसके शरीर की हर सेल इन एनर्जीज को अब्सॉर्ब कर रही है। उसका पूरा शरीर एकदम से गर्म हो गया। थोड़ी ही समय में 300 से ज्यादा रैंक 8 के क्रिस्टल सफेद पारदर्शी कांच के मोतियों में बदल गए। तुमने उन सभी को आत्मसात कर लिया। सभी जीन क्रिस्टल्स को एक ही पल में गायब होता देखकर आकाश ने शॉक्ड होते हुए कहा। टीना और बाकी लोगों ने भी इस नज़ारे को देखा था और वे सभी शॉक्ड थे। खासकर टीना और जूली, जिन्होंने इतनी मेहनत से इन्हें वीस्ट्स की लाशों से बाहर निकाला था और इस लड़के ने इन्हें एक ही पल में गायब कर दिया। इन जीन क्रिस्टलों को बेचकर उन्हें बहुत सारा पैसा मिलता और भले ही एनर्जी के रूप में इन्हें अब्सॉर्ब करके बहुत ज्यादा पावर हासिल की जा सकती थी, फिर भी यह उनके लिए बहुत दर्दनाक था, क्योंकि ये 300 से ज्यादा जीन क्रिस्टल उनकी एक हफ्ते की कल्टीवेशन के बराबर थे। यानी इस लड़के ने उनकी एक हफ्ते की मेहनत को एक पल में खत्म कर दिया। इनकी रैंक बहुत कम है, इन्हें अपने साथ इधर उधर ले जाना बहुत परेशानी भरा है, ऋतिक ने हल्के से कहा। इस समय उसे लगा कि उसके शरीर में सोर्स पावर वापस से रिकवर हो गई थी और जो एनर्जी उसने अभी अभी अब्सॉर्ब की है उसने उसे बहुत एक्सपीरियंस दिया था। इन सभी वीस्टों को मारने और उनके जीन क्रिस्टल की एनर्जी को सोखने के बाद मेरे एक्सपीरियंस में 5% की बढ़त हुई है। ऋतिक मन ही मन बुदाया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे अगले लेवल पर अपग्रेड करना काफी मुश्किल हो जाएगा। उसने 8वीं रैंक के बहुत सारे इवॉल्व वीस्टों को मार डाला था, फिर भी उसे बहुत कम एक्सपीरियंस हासिल हुआ था। ये तुम किस एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो? आकाश ने ऋतिक को अपने आप में बुदाते हुए सुना और उसने उससे सवाल किया। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। उसकी बात सुनकर ऋतिक ने खांसते हुए कहा। नहीं बताना तो मत बताओ, आकाश ने अपना मुंह सिकोड़ते हुए कहा। लगभग आधे घंटे आराम करने के बाद ऋतिक खड़ा हुआ। फिर उसने सामने की ओर देखा और अपने पास आकाश से कहा, तुम स्टॉक सिटी कब जाने की योजना बना रहे हो? मैं पहले उस उग्र लावा लाइन को मारना चाहता हूँ, आकाश ने एक दिशा में नजरें करते हुए कहा। वो किस प्रकार का इवॉल्व बीस्ट है? उसकी बात पर ऋतिक दंग रह गया। माँ की ग्रह पर इवॉल्व बीस्ट पृथ्वी पर इवॉल्व बीस्टों से अलग थे, इसलिए हालांकि ऋतिक इवॉल्व बीस्टों के नाम से परिचित था, फिर भी वो उनकी पावर को समझ नहीं सकता था। किंग लेवल, आकाश ने गहरी आवाज में कहा। मुझे लगता है कि उनके टारगेट मेरे जैसे ही होने चाहिए। उसने टीना और बाकी लोगों की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुम लोग इसे मार सकते हो? ऐसा नहीं था कि ऋतिक उन्हें तुच्छ समझता है, लेकिन फिलहाल तो वो भी किंग लेवल के इवॉल्व बीस्टों से नहीं निपट सकता था। उस इवॉल्व बीस्ट का शरीर सचमुच बहुत पावरफुल और विशाल होगा, इसे मारना बहुत मुश्किल होगा, ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार स्नो लिजर्ड को मारना था। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 438। आकाश को पता था कि ऋतिक क्या सोच रहा था, इसलिए उसने अपना सिर हिलाते हुए उससे कहा, केवल हम ही नहीं है जो इस फायर लॉयन बीस्ट का शिकार करना चाहते हैं। इस फायर लॉयन ने कई हाई लेवल के वॉरियर्स को मार डाला है और उन वॉरियर्स के हथियारों और खजाने को अपनी गुफाओं में कलेक्ट कर लिया है, इसलिए कई वॉरियर वास्तव में उसका शिकार करना चाहते हैं। जो भी उसका शिकार कर लेगा वो उस गुफा में एंटर कर सकता है और उन खजाने को हासिल कर सकता है। हर साल के इस महीने में फायर लॉयन सक्रिय हो जाता है और कई बड़ी पावर्स इसका शिकार करने आती है। हमें बस इसका फायदा उठाने की जरूरत है। ऐसा लग रहा था कि आकाश के पास एक अच्छा आइडिया था और उसने ऋतिक को डिटेल में बताया। मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं होगा। उसकी बात सुनकर ऋतिक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, भाई ऋतिक, तुम्हें पहले इवॉल्व बीस्टों का शिकार करने के लिए हमारे साथ चलना चाहिए। कुछ दिनों के बाद हम एक साथ स्टॉक सिटी चलेंगे। आकाश ने ऋतिक की ओर ऐसे देखना जारी रखा जैसे कि वो इसी का इंतजार कर रहा हो।
आखिरकार ऋतिक ने जो ताकत दिखाई थी उसने आकाश को सचमुच हैरान कर दिया था। अगर ऐसा है तो ठीक है। ऋतिक ने हाथ फैलाए और कहा, अब इसके पास इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं था। वो इस माँ की ग्रह से बहुत अपरिचित था। टीम में स्वागत है। ऋतिक की बात सीकर रोशन और निमित ने स्माइल करते हुए उससे कहा, शुक्रिया। ऋतिक ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, जिससे उन दोनों को थोड़ा अजीब लगा। इस समय 6 लोगों की टीम अपने रास्ते पर आगे बढ़ती रही। समय तेजी से बीत गया और आसमान में चिलचिलाती धूप ढलने में देर नहीं लगी और आसपास का वातावरण अचानक घास के मैदान से जंगल में बदल गया। इस प्रोसेस के दौरान ऋतिक ने कई वाकी वॉरियर टीमों को भी देखा था। ऐसा लग रहा था कि ये लोग इवॉल्व बीस्टों का शिकार करने के लिए निकले थे और उनके कंधों पर बड़े बैग और इवॉल्व बीस्टों के फर थे। आकाश और बाकी लोगों ने उन वॉरियर टीम्स को बहुत सावधानी से देखा और बाकी वॉरियर टीम्स ने भी ऋतिक और बाकी लोगों को सावधानी से देखा। दोनों तरफ के लोग कुछ नहीं बोले और वे तेजी से वहां से गुजर गए। इस तरह की जगह पर कोई भी यह नहीं समझ सकता था कि दूसरा पक्ष उनसे दुश्मनी करेगा या नहीं। इस जगह पर लोगों की हत्या करने और खजाना चुराने की भी कई घटनाएं हुई थी। और जंगल में चलने के बाद ऋतिक को ये भी पता चला कि जमीन पर कई वॉरियर्स की लाशें थीं। ऐसा लगता है कि ये अभी कुछ समय पहले ही मरे हैं। आगे चल रहे ऋतिक ने जमीन पर पड़ी वॉरियर्स की लाशों को देखा और हल्के से कहा। आकाश ने भी झुककर लाशों को देखा और कहा, स्वॉर्ड के निशान से ये साफ है कि इन्हें बीस्टों ने नहीं मारा है, बल्कि ये किसी वॉरियर के खिलाफ लड़ रहे थे। बड़ी ही ध्यान से आगे चलना। इस समय रोशन और निमित के चेहरे भी गंभीर हो गए थे। टीना और जूली ने भी तुरंत अपने हाथों में हथियार पकड़ लिए और जल्दी से ऋतिक के अगल बगल उससे चिपक कर चलने लगी। आफ्टर ऑल एक ऋतिक ही था जो सबसे ज्यादा पावरफुल था। इसके अलावा इन मारे गए वॉरियर्स की ताकत बहुत कम नहीं थी। ये जगह अब बहुत खतरनाक होने वाली थी। हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे? ऋतिक ने सामने वाले इलाके की ओर इशारा करते हुए कहा। वहाँ पर एक विशाल घाटी है। हर साल कई वॉरियर शिकार के लिए वहाँ जाते हैं। मैंने पिछले साल वहाँ से रैंक 10 का एक जीन क्रिस्टल खरीदा था। आकाश ने ऋतिक से कहा। रैंक 10 का जीन क्रिस्टल। रैंक 10 का इवॉल्व बीस्ट एक विशेष इवॉल्व बीस्ट होता है जो लिंग लेवल के समान होता है। उनका आकार किंग लेवल जितना बड़ा नहीं होता है, लेकिन ताकत समान होती है। वहाँ बहुत सारे इवॉल्व बीस्ट है। साल के इस समय सक्रिय होने पर वे आपस में लड़ते हैं और हम मौके का फायदा उठा सकते हैं। आकाश ने हंसते हुए कहा। सावधान रहना, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। ऋतिक आगे चल ही रहा था कि तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा था। इस एहसास ने ऋतिक को बहुत असहज कर दिया। आसपास कोई नहीं होना चाहिए। टीना ने थोड़ा चिंतित होकर कहा। उसकी नजरें इधर उधर देखने लगी। हालांकि सूरज डूब रहा था, लेकिन इसका किसी हाई लेवल के वॉरियर पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था। उनकी आंखें अभी भी दूर के एरिया को देख सकती थी, लेकिन इन ऊंचे पेड़ों के अलावा आसपास और कुछ भी नहीं दिख रहा था। सभी लोग आगे बढ़ते रहे, लेकिन अभी अभी मिले वॉरियर्स की लाशों के कारण सभी के दिलों में एक अजीब सा माहौल पैदा हो गया था। तभी उसी समय किसी के अचानक से झपट्टा मारने की आवाज आई। सतर्क हो जाक। ऋतिक को जैसे कुछ महसूस हुआ और उसकी आंखों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गई। फिर उसने सभी से गंभीर आवाज में कहा। ऋतिक, जो सामने खड़ा था, चकमा देकर अपने शरीर के साथ एक ओर चला गया। वूम! एक तीर ऋतिक के चेहरे को पार करता हुआ सीधे पीछे एक घने प्राचीन पेड़ से जा टकराया। वूम! दे से ही तीर उस पेड़ में लगा। उस विशाल तने वाला प्राचीन पेड़ अचानक फट गया। जब आकाश और बाकी लोगों ने ये नज़ारे देखा तो वे सभी हैरान रह गए। उनकी नजरें जल्दी से इधर उधर देखने लगी, लेकिन उन्हें किसी का कोई निशान नजर नहीं आया।
ऋतिक ने पहले ही डार्क एज भाला अपने हाथ में पकड़ लिया था। उन पर हमला करने के लिए किसी ने तीर का इस्तेमाल किया था। इस तरह का हथियार देखने में बहुत प्राचीन लगता है, लेकिन इस हथियार में बहुत पावर होती है। कहने की भी जरूरत नहीं थी, किसी वॉरियर में इस तीर को अपनी सोर्स पावर से कवर किया हुआ था। तुम्हारे वाई तरह से। तभी अचानक से रोशन को कुछ समझ में आया और उसने चिल्लाए हुए ऋतिक से कहा। उसकी बातें सुनकर ऋतिक ने अपने हाथ में डार्क एज भाला लहरा दिया और भाले से अचानक भारी मात्रा में काली पावर निकलने लगी। अगले ही पल वो एक काले विशालकाय ड्रैगन में बदल गई। एक विशाल पेड़ के पीछे एक आकृति छिपी हुई थी और जैसे ही काला ड्रैगन उस ओर गया वो करती तेजी से चकमा दे गई। वूम! काले अजगर के प्रभाव के कारण वहां के सभी पेड़ तुरंत चकनाचूर हो गए। पीछे से कुछ वॉरियर आ रहे हैं। जूली कुछ महसूस करने पर अपना ध्यान फोकस कर रही थी और तभी उसका चेहरा बदल गया और उसने जोर से कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस छोटे से पल में इतने सारे लोग सामने आ जाएंगे। जूली की सेंस करने की पावर काफी ज्यादा है। वो सही कह रही है। अपने दोनों हाथों में दो तरफा कुल्हाड़ी पकड़कर आकाश ने बहुत शांति से कहा। और टीना ने पहले से ही अपने हाथ में विशाल स्वॉर्ड पकड़ रखी थी और ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बड़बड़ा रही थी और उसके शरीर में सोर्स पावर फूट पड़ी। इसके उल्टा रोशन और निमित डर के कारण थोड़ा घबराए हुए लग रहे थे। जूली की बात सुनकर ऋतिक ने एक गहरी सांस ली। फिर अगले ही पल उसके हाथ में डार्क एज भाला घूम गया और जलते हुए फायर फिनिक्स भाले की नोक से बाहर निकलकर हवा में उड़ने लगे। जिस तरह से इन लोगों ने अपनी आभा को छुपाया था वो बहुत अच्छा था, जिससे इन लोगों के लिए इसे महसूस करना मुश्किल हो गया था। वूम! और जैसे ही फायर फिनिक्स बाहर निकले आसपास का अरे तुरंत आग के समुद्र में बदल गया। तभी किसी की एक तेज चीख निकली। ध्यान से देखने पर पता चला कि कोई वॉरियर उन आग की लपटों से घिरा हुआ था। इस समय उसने अपने शरीर को जोर जोर से हिलाया मानो वो अपने शरीर पर लगी आग को बुझाना चाहता हो। लेकिन चूंकि ऋतिक ने रेड लोड्स फायर की आग को अब्सॉर्ब कर लिया था, इसलिए अब निकलने वाली लपटें सामान्य लपटों की तुलना में कहीं ज्यादा भयानक थी। ऋतिक, जिसकी आंखें बहुत तेज थी, उसने उस वॉरियर के हाथों में एक वो और एरो को साफ साफ देखा था। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया था कि तीर चलाने वाला वॉरियर वही था। लेकिन आग की लपटों से घिरे इस एक वॉरियर को छोड़कर बाकी वॉरियर्स को कोई नुकसान नहीं हुआ था और वे सीधे ऋतिक और बाकी लोगों से दूर एक जगह पर कूद गए। करीब से देखने पर उन लोगों ने काला लवादा पहना हुआ था। उनके चेहरे पर कुछ अजीब निशान थे जो बहुत अजीब लग रहे थे। ये लोग हैं कौन? इन अजीब लोगों को देखकर ऋतिक ने आकाश से सवाल किया। पता नहीं, आकाश ने नमे अपना सिर हिलाकर कहा। उन लोगों के चेहरे पर एक सख्त भाव था। इन लोगों की आभा मर्डर से भरी थी और वे लोग उन्हें जान से मारना चाहते थे। ये लोग शिकारी है। रोशन और निमित को जैसे कुछ पता चल गया और उनके हाव भाव काफी ज्यादा बदल गए। शिकारी! उनकी बात सुनकर ऋतिक ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। माँ की प्लेनेट में आने के बाद उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। हालांकि सुपर आई के इस्तेमाल से ऋतिक ने स्पष्ट रूप से जान लिया था कि ये सभी लोग टॉप रैंक 9 के वॉरियर थे। घुटने टेक दो, मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ सकता हूँ। उनमें से एक आदमी ने ऋतिक और वाकियों को घूर कर देखा और बेरहमी से कहा। टीना अभी भी लंबे समय से एनर्जी जमा कर रही थी। इस समय उसने ठंडी सांस ली और उसके दोनों हाथों की विशाल स्वॉर्ड बहुत सारी रोशनी के साथ फूट पड़ी। यह एनर्जी से भरपूर लग रही थी। जैसे ही उसने गहरी सांस ली, उसने जो विशाल स्वॉर्ड पकड़ रखी थी वो सीधे हवा में घूम गई और एनर्जी की एक भयानक रोशनी फूट पड़ी जो उन काले लवादों के लोगों की ओर बढ़ रही थी। वूम! अगले ही पल वहां पर एक धमाका हो गया। हालांकि उन लोगों ने भी बहुत तेजी से रिएक्ट किया और वाल टीना के उस वार से बच गए।
टीना हाँफ रही थी और उसकी आंखों में असंतोष का भाव था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी स्किल बिल्कुल भी असरदार नहीं होगी। तुम्हारे हमले में स्पीड की कमी थी और हमला उन लोगों को लगने से पहले ही वे लोग समय पर रिएक्ट कर गए। ऋतिक ने हल्के से टीना से कहा। रोशन और निमित के शरीर पहले से ही कांप रहे थे और उन लोगों ने घबराते हुए कहा, तुम लोग उनसे नहीं लड़ सकते, तुम मारे जाओगे। इतना कहकर वे उल्टे पांव वहां से अपनी जान बचाकर कायरों की तरह भागने लगे। तुम दोनों क्या कर रहे हो? यह नजारा देखकर आकाश ने उन पर चिल्लाते हुए कहा। यहाँ पर दो लड़कियां भी थी जो अभी भी एकदम निडर खड़ी थी और ये दोनों इतने कायर निकले कि बीच सिचुएशन में ही भागने लगे। न केवल आकाश बल्कि टीना और जूली भी उन दोनों को गालियां दे रही थीं। जो लोग यहाँ आ सकते थे वे सभी वॉरियर्स थे जो लड़ने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डालने का साहस रखते थे। एक वॉरियर के लिए कायरों की भांति मैदान छोड़ देना काफी शर्मनाक था। तभी वे काले लवादे पहने लोग ऋतिक और बाकी लोगों की ओर तेजी से आने लगे। उनकी स्पीड बहुत तेज थी और उनके हाथों में हथियार भी बहुत अजीब थे। एक आदमी के हाथ में एक 2 हुक वाला एक अजीब हथियार था। वही काले लवादे में 2 आदमी तुरंत ऋतिक के सामने और पीछे आ गए और उन्होंने सीधे ऋतिक की गर्दन पर हमला कर दिया। वे सीधे ऋतिक का गला काट देना चाहते थे। वूम! लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने हथियार लहराए ऋतिक की आकृति तुरंत अपनी जगह से गायब हो गई। ये देखकर उन लोगों की आंखों के भाव बहुत ज्यादा बदल गए। वूम! जब उनमें से एक मुड़कर अपने पीछे देखने ही वाला था कि तभी एक लंबा भाला उसकी गर्दन में घुस गया। उसकी आंखें ऐसे चौड़ी हो गईं जैसे उसे पता ही न हो कि उसकी मौत कैसे हुई थी। वही दूसरे आदमी की आंखें सदमे से भर गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऋतिक के पास ऐसी ताकत होगी, लेकिन वो भागा नहीं और उसके एक्सप्रेशन और भी भयानक हो गए। फिर उसने अपना हथियार पकड़ लिया और चिल्लाते हुए ऋतिक पर हमला कर दिया। कमजोर लोग! ऋतिक ने उस पर व्यंग किया। इस लेवल का हमला उसे बस मजाक जैसा लग रहा था। जब से उसे मास्टर वॉरियर लेवल पर अपग्रेड किया गया था उसके शरीर की पावर में काफी सुधार हुआ था। इस आदमी की स्पीड को देखते हुए यह बहुत धीमी लग रही थी, इतनी धीमी कि वो आसानी से इसे डोज कर सकता था। लेकिन इसी वक्त जब ऋतिक ने कुछ करना चाहा तो उसने देखा कि उस आदमी की आंखों की पुतलियों में एक अजीब सी रोशनी चमक रही है और ऋतिक का शरीर इस समय हिल नहीं पा रहा था। ये सब महसूस करते हुए ऋतिक की पुतलियां सिकुड़ गईं। हा हा हा! ऋतिक की हालत देखकर वो आदमी बुरी तरह हंसा और उसके हाथ में मौजूद हथियार सीधे ऋतिक की गर्दन पर जा लगा। वूम! एक धीमी आवाज के साथ उसके अजीब घुमावदार हथियार ने ऋतिक की स्किन को खरोंच दिया। लेकिन यह बस थोड़ी सी स्किन थी। अपने हमले को खाली जाता देखकर उस आदमी का चेहरा शौक से भर गया। उसके हमले से ऋतिक को गर्दन को कट जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ था। हालांकि मैं ये जानने को एक्साइटेड हूँ कि तुम्हारे पास किस टाइप की एबिलिटी है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम कुछ भी बताने के लिए जिंदा नहीं रहने वाले हो, ऋतिक ने बेरहमी के साथ कहा और अगले ही पल उसके हाथ में भाला उस आदमी के सिर में घुस गया। फिर नरक में जाओ! उसे मारने के बाद ऋतिक ने अपनी गर्दन पर लगे घाव को छुआ और अपनी आंखें सिकोड़ ली। बॉडी बिल्डिंग तकनीक की प्रैक्टिस और पिघले हुए लावा के माध्यम से शरीर को ट्रेन करने के बाद ऋतिक की शारीरिक पावर पहले से ही बहुत भयानक थी। ये बताने की भी जरूरत नहीं थी कि उसके शरीर की सरफेस पावर से ढकी हुई थी। ये भी कहा जा सकता है कि इस आदमी का हमला उसकी रक्षा को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकता था। कुछ देर बाद ऋतिक की गर्दन पर लगा घाव भी धीरे धीरे ठीक होने लगा। डैंग डैंग! इधर आकाश और वाकी भी एक कठिन लड़ाई में पड़ गए थे, खासकर जूली और टीना जो जाहिर तौर पर आकाश से कमजोर थे। इस समय उनके शरीर के कपड़े फटे हुए थे और उनके हाथों पर कई घाव थे और ब्लड धीरे धीरे बह रहा था।
तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में एपिसोड 439। तो ये तुम लोग ही हो। आकाश को भी इस समय कुछ पता चला और उसके दोनों हाथों में दो तरफा कुल्हाड़ी बेतहाशा लहराने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया। इस सिचुएशन में उसने अपनी शारीरिक स्थिति की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और काले लवादे वाले आदमी पर पागलों की तरह हमला कर दिया। भाड़ में जाओ, मरो, आकाश ने भयंकर दहाड़ लगाए और उसके दोनों हाथों में पकड़ी दो तरफा कुल्हाड़ी और भी तेजी से चलने लगी। उसके शरीर पर भी कई घाव थे और ब्लड का प्रवाह उसे और भी ज्यादा उत्तेजित कर रहा था, जिससे वो और भी ज्यादा पागल हो गया था। ऋतिक ने जब देखा कि क्या हो रहा है तो वो हैरान रह गया। उस सिचुएशन में आकाश कमजोर होने की कागज बल्कि और स्ट्रॉन्ग हो रहा था। आकाश, जो पहले से ही एक टॉप रैंक 9 वॉरियर था, उसकी पावर अब एक मास्टर वॉरियर के लेवल की लग रही थी। वही एक और आदमी जिसने एक काली हेट पहनी हुई थी, वो भी इस समय थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। वूम, इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, आकाश की दो ब्लेड वाली कुल्हाड़ी से उसके हाथ कट गए और हर जगह ब्लड बिखर गया। उस आदमी को हिलने का भी समय नहीं मिला था कि आकाश ने फिर से अपनी कुल्हाड़ी घुमा दी। कुछ ही सेकंड में काली हेट पहने वो आदमी काफी घायल हो गया था, लेकिन आकाश के हमले अभी भी लगातार जारी थे। हाँ, मैं तुम्हारे क्यूट चेहरों को बर्बाद करने वाला हूँ। वही एक आदमी जो जूली और टीना पर हमला कर रहा था, उसने अपने चेहरे पर टेढ़े भाव के साथ दोनों लड़कियों से कहा। टीना और जूली अपनी सांसें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो आदमी बहुत पावरफुल था। ये काला आदमी एक नंबर का कमीना है, टीना ने अपने दांत पीसते हुए कहा। भले ही उन्होंने उस पर एक साथ हमला किया था, फिर भी वे उससे लड़ने के लिए काफी नहीं थे। साथ ही वो आदमी उन्हें लगातार चिढ़ा रहा था। उन्हें मारने के बजाय वो धीरे धीरे उन्हें चोट पहुंचा रहा था और उन्हें अजीब से दिखने वाले प्राचीन हथियार से काटने की कोशिश कर रहा था। उनके घावों से धीरे धीरे ब्लड बह रहा था और उनके वेटल सूट भी धीरे धीरे लाल हो रहे थे। अगर वे इसी तरह से लड़ना जारी रखती तो बिना किसी घातक चोट के भी बहुत ज्यादा ब्लड बहने से उनकी मौत हो जाती। हाँ, जब वो आदमी धीरे धीरे टीना और जूली की ओर बढ़ा तो उसके चेहरे पर एक भयानक भाव था। लेकिन तभी अचानक से उसे ऐसा लगा कि कुछ तो सही नहीं था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और हमले बचने की कोशिश करने लगा। वूम, यहाँ तक कि जब उसने हमले से बचने की कोशिश की, तब भी उसके पीछे से आया ऋतिक का भाला उसके कंधे में घुस गया। वो आदमी सरप्राइज से अपनी आंखें बड़ी करने लगा और धीरे धीरे पीछे मुड़ा। तभी उसने देखा कि ऋतिक ने ही उस पर पीछे से हमला कर दिया। ओए काली, अब लड़ो मेरे क्यूट हीरो से, तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। मेरा चेहरा बिगड़ने चला था। अरे तुम्हारा चेहरा काला है तो इसमें बाकी लोगों का क्या दोष। ऋतिक को अपनी मदद करता देखकर टीना ने अपनी बढ़ती सांसों को शांत किया और चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किससे लड़ रहे हो? उस आदमी ने ऋतिक की ओर देखा और भयानक मुस्कान दिखाते हुए कहा। ऋतिक की क्षमताएं उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग थीं। भाला इतना तेज था कि उसे अपना स्पीयर निकालने का भी मौका नहीं मिला था। हम हंटर्स हैं, अलविदा। इससे पहले कि वो आदमी अपनी बात पूरी कर पाता, ऋतिक ने अपना भाला घुमाया और उस आदमी में घोंप दिया। जो भाला आगे की ओर फेंका गया वो सैकड़ों भालों में बंट गया और पलक झपकते ही उस आदमी के सिर पर कई ब्लड होल्स दिखाई देने लगे। अंतिम हमले से तुरंत उस आदमी का सिर फट गया। पूरी जमीन पर ताज़ा लाला ब्लड फैल गया। क्या तुम दोनों ठीक हो? ऋतिक ने उन दोनों की ओर नजरें करते हुए सवाल किया। हम ठीक हैं। उन दोनों ने हमें अपना सिर हिलाया और अपने शरीर को ढीला छोड़कर जमीन पर बैठ गई। हमें अपने घावों को रिकवर करना है।
टीना ने थोड़ा शर्माते हुए ऋतिक से कहा, हाँ तो करो ना, लाओ मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ऋतिक ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम रहने दो। टीना ने तुरंत न में अपना सिर हिलाते हुए कहा, अरे अब तुमने मेरे लिए जीन क्रिस्टल्स को निकाला था, उसके बदले में मैं इतना आसान तो कर ही सकता हूँ। ऋतिक ने स्माइल करते हुए कहा, अरे इडियट, हमें घावों पर रिकवरी लिक्विड लगाने के लिए कपड़े उतारने होंगे। ऋतिक की बात पर जूली ने उस पर चिढ़ते हुए कहा। इधर ये सुनकर टीना के गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। उसकी बात सुनकर ऋतिक एक पल के लिए शॉक्ड रह गया। उसने ये तो सोचा ही नहीं था। उनके पूरे शरीर पर बहुत सारे घाव थे और उन्हें ठीक करने के लिए उन्हें अपने वेटल सूट तो उतारने ही होंगे। ऋतिक डॉट सुनकर वहां से चला जाता है। जैसे ही ऋतिक ने विपरीत दिशा में देखा, उसने पाया कि आकाश अभी भी जमीन पर पड़े एक आदमी के शरीर पर अपनी कुल्हाड़ी मार रहा था। आकाश की आंखें अभी भी लाल थीं। उस आदमी के शरीर को अब मांस के टुकड़ों में काट दिया गया था, लेकिन आकाश अभी भी बिना रुके उस पर हमला कर रहा था। ऋतिक यह महसूस किए बिना नहीं रह सका कि उसके साथ कुछ ठीक नहीं है। वो पहले ही मर चुका है। ऋतिक उसकी ओर बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर उसके कानों में चिल्लाने लगा। ऋतिक के चिल्लाने से आकाश का शरीर कांप गया और वो अचानक होश में आ गया। उसकी आंखें जो खून से लाल हो गई थीं, अब अपने मूल रंग में लौट आई थी। वूम! फिर आकाश अपनी आंखों में खालीपन लिए हुए जमीन पर गिर पड़ा। मुझे माफ करना भाई ऋतिक। आकाश ने ऋतिक से माफी मांगने से पहले एक गहरी सांस ली। कौन है ये लोग? ऋतिक ने भी जमीन पर लेटते हुए उससे सवाल किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऋतिक को लग रहा था कि आकाश ने उन लोगों से लड़ने से पहले ही उसे पहचान लिया था। इन लोगों को शिकारियों के रूप में जाना जाता है। ये लोगों का एक भयानक समूह है जो इन जंगलों में इवॉल्व बीस्टों का शिकार करने वाले वॉरियर्स को लूटने और मारने के लिए जाने जाते हैं। जिस तरह से वे मर्डर करते हैं वो बेहद भयानक होता है। ये वही है जिन्होंने मेरे माता पिता को मार डाला था। ऋतिक को समझाते हुए आकाश ने अपने दांत पीस लिए। उसका पूरा शरीर अब एक भयानक जानलेवा आभा से ढक गया था। हमने अभी अभी उनके एक आदमी को मार डाला है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वे लोग बाद में हमें मारने के लिए दूसरे लोगों को भेजेंगे। आकाश ने एक गहरी सांस लेकर आगे कहा, तो तुम उन सभी को मारने की योजना बना रहे हो? ऋतिक ने उससे साफ साफ सवाल किया। हाँ, जैसे ही आकाश ने ऋतिक को जवाब दिया, उसकी आंखों में वापस से गहरा लाल रंग आने लगा था। ऋतिक को अब यकीन हो गया था कि आकाश जैसे लोग जब भी उत्तेजित या गुस्सा होंगे तो उनकी आंखें लाल हो जाएंगी। इस तरह वे हर फाइट के साथ स्ट्रॉन्ग भी होते जाएंगे। ये बिल्कुल उन पागल वॉरियर्स की तरह था जिन्हें वीडियो गेम में देख सकते थे। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि अपनी करंट सिचुएशन के साथ तुम उन लोगों को हरा पाओगे? ऋतिक ने कहा। ऋतिक का सवाल सुनकर आकाश सन्न रह गया। उसकी आंखें जो पहले लाल थी वापस अपनी मूल अवस्था में आ गईं। मुझे ऐसे मत देखो, ये तुम्हारा मुद्दा है। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें इसे स्वयं ही लेना होगा। ऋतिक ने देखा कि आकाश उसे घूर रहा है और उसने तुरंत उसे पहले ही सच सच बता दिया। अपनी चोटें ठीक करो और चलो आगे चलते हैं। वैसे तुम फायर लॉयन को मारना चाहते हो, शायद हम वहाँ कुछ दिलचस्प हासिल कर पाए। ऋतिक ने आकाश से बात करना जारी रखा। हाँ, आकाश भी उसकी बात से राजी हो गया और उसने जमीन पर छोड़ा हुआ अपना बैग उठा लिया। फिर उसने कुछ मेडिकल दवाएं निकाली और अपने घावों को ठीक करना शुरू कर दिया। माँ की प्लेनेट का मेडिकल दवाएं पृथ्वी पर मौजूद दवाइयों की तुलना में कहीं ज्यादा असरदार थीं। जैसे ही आकाश ने अपने घावों पर मरहम लगाने वाली दवाई डाली, उसे दर्द होने लगा। हालांकि वो बहुत दर्द में था, लेकिन उसके पूरे शरीर पर घाव पहले से ही बहुत जल्दी ठीक हो रहे थे।
जल्द ही उनमें से ज्यादातर पहले से ही बंद होने लगे थे और उनमें नई स्कीम बन गई थी। हालांकि तेज दर्द के कारण आकाश का चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया था। जहां तक उनके आसपास के जंगल की बात है तो ऋतिक द्वारा छोड़े गए फ्लेमिंग वर्ड्स के कारण उनके चारों ओर भीषण आग लगी हुई थी। हालांकि आग कुछ देर तक ही टिकी रही थी और इसका ज्यादातर भाग पहले ही बुझना शुरू हो गया था। उनके आसपास के पेड़ों में कुछ अनोखी एबिलिटीज रही होंगी जो आग को सर्वाइव कर सकती थी। चलो चले। घावों पर मरहम लगाने के बाद आकाश भी खड़ा हो गया। यहाँ आसपास और भी शिकारी होंगे। अगर ये सभी इस दिशा में आ गए तो हम गंभीर खतरे में पड़ जाएंगे। इसके अलावा ज्यादातर शिकारी मास्टर वॉरियर है। आकाश को पता था कि ऋतिक एक पावरफुल वॉरियर था, लेकिन अगर सभी शिकारी उसे घेर लेंगे तो ये खतरनाक हो जाएगा। हमारा भी काम हो गया। टीना और जूली ने भी पहले ही अपने शरीर पर घावों को ठीक कर लिया था और वो दोनों उनके पास आ गईं। उनके विटल सूट हल्के डैमेज हो गए थे और यहाँ तक कि उनके खूबसूरत चेहरों पर भी मिट्टी लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वो दोनों काफी क्यूट लग रही थी। वे सभी थके हुए लग रहे थे और ऋतिक ही एकमात्र ऐसा इंसान था जो बाकी लोगों की तुलना में बेहतर दिख रहा था। क्या तुम दोनों भी हमारे साथ आओगी? ऋतिक ने हल्की झिझक के साथ उन दोनों से सवाल किया। वे अभी अभी इस एरिया में दाखिल हुए थे और उन्हें अभी से ही ऐसे खतरे का सामना करना पड़ा था। अगर वे अरे में आगे बढ़ते रहे तो उन्हें और भी खतरनाक घटनाओं का सामना करना पड़ सकता था। साथ ही सामने एक किंग लेवल का इवॉल्व बीस्ट था। हाँ, हम साथ आएंगे। आफ्टर ऑल हमारे बिना तुम अभी मारे ही गए होते। एक टीम तभी पावरफुल होती है जब उसमें लड़कियां होती है। जूली और टीना ने जल्दी जल्दी अपना सिर हिलाते हुए कहा। भला उन्हें मरना थोड़ी था जो अकेले यहाँ से जाने का प्लान करेगी। हालांकि एक वॉरियर की तरह वो दोनों काफी निडर और तेज दिमाग की थी। कम से कम उन दो लड़कों से तो ये लड़कियां बेहतर ही है। तो फिर अब हमारा टारगेट एक ही है। आकाश ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। रोशन और निमित लड़ने के लिए भी नहीं रुके थे। जैसे ही उन्होंने सुना कि वे लोग शिकारी है, वे दोनों भाग गए थे। चलो फिर चलना जारी रखें। ऋतिक ने चलते का इशारा करते हुए कहा। वे सभी अजनबी थे। अब हालांकि ये वही थे जिन्होंने उस जगह पर जाने का फैसला लिया था, इसलिए ऋतिक उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं था। किंग लेवल के इवॉल्व बीस्ट के सामने उसकी क्षमताएं भी कमजोर थीं। जैसे जैसे वे जंगल के गहरे छोरों की ओर बढ़ते रहे, पहले जो कुछ हुआ था उसे ध्यान में रखते हुए वे सभी बेहद सतर्क थे। इस बार उनकी मुलाकात किसी वाकई शिकारियों से नहीं हुई थी। जल्द ही आसमान में अंधेरा छा गया। चलो यहीं पर रुक जाते हैं। उन्हें जंगल के एक छोर पर एक नदी मिली और ऋतिक सोच रहा था कि शायद उसे रात के खाने के लिए यहाँ कुछ मछलियाँ मिल जाएंगी। हाँ ठीक है, बाकी लोगों ने भी गहरी सांस लेते हुए कहा। इतनी लंबी फाइट और सफर के बाद वे थक गए थे, खासकर जूली और टीना। वे तुरंत जमीन पर बैठ गई और राहत की सांस लेने लगी। ऋतिक ने कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाने के लिए अपनी सोर्स एनर्जी का इस्तेमाल किया। फिर तुरंत एक विशाल कैंप फायर जलने लगा। उनके आसपास का वातावरण आग से जगमगा उठा और कैंप फायर की गर्माहट ठंडी रात को गर्म करने लगी। इस नज़ारे से ऋतिक को अपने पुराने दिन याद आने लगे। वो पहले भी ऐसे ही परी के साथ नदी किनारे कैंपिंग करने बैठा था और उसने मछलियां भी पकड़ी थी। हालांकि इस नदी में कोई मछलियां नजर नहीं आ रही थी। इसके बजाय नदी में लाल आंखों वाले छोटे छोटे काले सांप तैर रहे थे और वे बेहद भयानक लग रहे थे। भाई ऋतिक, ये लो, इसे पी लो। आकाश आग के पास बैठा था और उसने प्रोटीन लिक्विड की एक छोटी बोतल निकाली और ऋतिक की ओर फेंक दी। शुक्रिया। ऋतिक ने उस बोतल को पकड़ लिया और स्माइल करते हुए कहा। जूली और टीना ने भी अपने बैग से प्रोटीन लिक्विड की कैंस निकाली और उन्हें एक ही सांस में खत्म कर गई। आखिरकार अब आराम करने का समय मिल गया।
आकाश लेटने के लिए एक चट्टान से टेक लेकर लेट गया और आराम करने लगा। नदी के किनारे बहुत सारी खड़ी चट्टानें थीं और उनमें से कुछ एक खड़े इंसान जितनी ऊंची थी जिस पर वो आराम कर सकता था। क्या तुम दूसरे ग्रह से हो? आकाश को अचानक कुछ ख्याल आया और उसने ऋतिक से पूछने का फैसला किया। टीना और जूली ने भी उसका सवाल सुना और वे दोनों ऋतिक की ओर मुड़ गईं। पूरा दिन एक साथ बिताने के बाद वे सभी ऋतिक के बारे में जानने को एक्साइटेड थे। ऋतिक की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी क्षमताएं उसकी उम्र के किसी भी इंसान के लिए अकल्पनीय थी। अब तक उन्होंने ऋतिक को सीरियसली लड़ते हुए भी नहीं देखा था। हाँ, उसके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए ऋतिक ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। क्या तुम पृथ्वी से हो? टीना एक पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर भी उसने ऋतिक से सवाल किया। तुम ये कैसे जानती हो? ऋतिक ने सरप्राइज होते हुए उससे सवाल किया। टीना का परिवार स्पेस क्राफ्ट्स कंपनी का मालिक है। जो भी एयरक्राफ्ट दूसरे ग्रहों से माँ की ग्रह पर आते हैं वो टीना के परिवार की ऑब्जर्वेशन में रहते हैं। उसकी बात पर जूली ने हंसकर जवाब दिया। ओह शिट, मुझे नहीं पता था कि हमारे साथ इतनी कीमती चलती फिरती सोने की मशीन पर। जब आकाश ने जूली की बात सुनी तो उसने हंसते हुए कहा, लेकिन वही उसकी बात सुनकर टीना उसे घूरने लग जाती है और उसे अपनी ओर घूरता पाकर आकाश अपने कंधे उचका लेता है। ओह, क्या तुम जानती हो कि पृथ्वी पर जाने वाला स्पेस क्राफ्ट काम कर रहा है या नहीं? ऋतिक ने टीना से सवाल किया। जब ऋतिक पहली बार इस ग्रह पर आया था तो स्पेस क्राफ्ट को कुछ नुकसान हुआ था, और इसके अलावा जब उसने सुना कि पृथ्वी पर वापस आने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी गई थी तो ऋतिक निराश हो गया था। मुझे लगता है कि उन्होंने इसे काफी समय के लिए रोक दिया है। मैंने सुना था कि एक्सीडेंट के बाद स्पेस क्राफ्ट को कुछ नुकसान हुआ था। टीना ने ऋतिक के सवाल का जवाब दिया। ये बिल्कुल वही जवाब था जो ऋतिक ने मन में सोचा था। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 440। क्या सभी पृथ्वीवासी तुम्हारे जैसे ही पावरफुल है? ऋतिक की पावर्स को देखकर जूली ने उससे सवाल किया। शुरू में जब उसने देखा कि ऋतिक काली आंखों वाला लड़का है तो उसे लगा कि वो कमजोर होगा, लेकिन आज ऋतिक ने काली आंखों वाले इंसानों के बारे में उसकी राय को पूरी तरह पलट दिया था। क्या तुम लोग सच में इतने पावरफुल होते हो? टीना भी यही सवाल ऋतिक से पूछना चाहती थी। ऋतिक की क्षमताएं लगभग उसके परिवार के उन पावरफुल बुजुर्गों के समान ही थी, लेकिन ऋतिक काफी यंग था। ऐसा जरूरी नहीं है, ऋतिक ने स्माइल करते हुए कहा और आगे कुछ नहीं किया। ऋतिक को कुछ ऐसा याद आ गया था जिसके कारण वो हो गया। जब लड़कियों ने देखा कि क्या हुआ है तो उन्होंने पूछना बंद कर दिया और साथ ही उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने जो कुछ कहा था उसने ऋतिक को कुछ या किसी की याद दिला दी थी। भाई ऋतिक, क्या तुम यहाँ किसी एडवेंचर पर हो या किसी आइटम की तलाश में आए हो? तुम्हें ये जानना चाहिए कि हमारे ग्रह पर बहुत सारी सुंदर और हॉट लड़कियां हैं। आकाश ने हंसते हुए ऋतिक का कंधा पकड़ लिया और उससे सवाल किया। मुझे अकेला छोड़ दो। उसकी बात सुनकर ऋतिक को सरप्राइज हुआ और उसने तुरंत उस मोटे आदमी को दूर धकेल दिया। टीना और जूली भी उसे घूर घूर कर देखने लग गए थे। मैं किसी की तलाश कर रहा हूँ। ऋतिक के पास उनके सवाल का जवाब देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। कौन है वो? ऋतिक की बात सुनकर आकाश एकदम से एक्साइटेड हो गया और उसने तुरंत ऋतिक से कहा। यहाँ तक कि टीना और जूली भी ऋतिक से जवाब सुनने की उम्मीद कर रही थी। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि वो कौन है, ऋतिक ने आंखें घुमाकर आकाश को जवाब दिया। शिट भाई ऋतिक, हमें बताने में क्या जाता है? आकाश ने थोड़ा चिढ़कर ऋतिक से कहा। मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। ऋतिक ने बात यही खत्म करते हुए आकाश से कहा। फिर उनमें से किसी ने भी आकाश से बात करने की जहमत नहीं उठाई।
ऋतिक ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी कल्टीवेशन टेक्निक को सक्रिय करना शुरू कर दिया। इस ग्रह की हवा में निहित एनर्जी काफी सघन थी। कल्टीवेशन टेक्निक की मदद से ऋतिक ने अपने आसपास की एनर्जी को भी तेजी से अब्सॉर्ब कर लिया। हालांकि यह एक धीमी प्रोसेस थी, उस एरिया से अब्सॉर्ब एनर्जी धीरे धीरे उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को ठीक कर रही थी। कल्टीवेशन टेक्निक चलने के साथ ही ऋतिक अपने सिस्टम में एंटर कर गया। वो अब लेवल 51 पर था। उसके लिए लेवल ऊपर उठाना इतना आसान नहीं होगा। अपने सिस्टम में स्किल की बढ़त के साथ वो अब केवल एक मास्टर वॉरियर हो सकता है, लेकिन अगर उसका सामना किसी किंग लेवल के वॉरियर से होता है तो उसे काफी मुश्किल हो सकती है। ये तो ऋतिक का अंदाजा था और आज तक ऋतिक की किसी भी किंग लेवल के वॉरियर से मुलाकात नहीं हुई थी। उसे अभी भी पता नहीं था कि एक किंग वॉरियर की असली पावर क्या होती है। विरासत की भूमि के अंदर केवल किंग लेवल की आत्मा ही बची थी। वही अब उसके जीन लॉक को अनलॉक किया जा सकता था, लेकिन ऋतिक अभी भी झिझक रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सफलता की संभावना केवल 35% थी। इसकी संभावना बहुत कम थी। खासकर इसमें असफल होने के बाद या तो जान जा सकती थी या फिर लेवल भी घट सकता था। उसके लिए इस तरह मरना उचित नहीं था। लकी ड्रॉ में 2 मौके बचे थे और ऋतिक के लिए ये काफी नहीं था। वो ऐसा तभी करना चाहता था जब उसके पास काफी ड्रॉ जमा हो जाए। एक गहरी सांस लेने के बाद ऋतिक ने अपने मन से सभी बेकार विचारों को निकाल दिया और अपनी साधना पर ध्यान फोकस्ड करने लगा। ऋतिक अभी कल्टीवेशन कर ही रहा था कि तभी उसे आसपास से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। ऋतिक ने अपनी खोली और पाया कि बाकी सभी वो चुके थे। ऋतिक अपनी जगह से उठता है और सावधानी के साथ उस ओर जाने लग जाता है जिस ओर से आवाज आ रही थी। 20 कदम आगे चलने के बाद ऋतिक एक बड़े से एरिया में आ जाता है जो गोल था और चारों ओर पेड़ से कवर था। यहाँ पर तो कोई नहीं है। ऋतिक ने अपना भाला कसकर पकड़ा हुआ था और वो पैनी नजरों से अपने चारों ओर देखने लगता है। बच्चे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे। ऋतिक अभी आसपास देख ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे से एक खतरनाक जानलेवा आभा महसूस होती है और वो एक झटके से पीछे मुड़ जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो शॉक्ड रह जाता है क्योंकि सामने एक लाल नकाब पहने एक इंसान खड़ा था। अलर्ट अलर्ट। तभी अचानक से ऋतिक के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आती है जिसे देखकर ऋतिक की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये पहली बार था कि किसी इंसान की पावर को एग्जामिन करते समय सुपर आई इस तरह रिएक्ट कर रही थी। कौन हो तुम? ऋतिक ने पैनी नजरों के साथ उस आदमी की ओर देखा और अपने हाथ में भाला कसकर थामते हुए कहा। सामने वाला इंसान काफी मिस्टीरियस लग रहा था और उसके शरीर से आने वाली आभा इतनी भयानक थी कि ऋतिक के माथे से पसीना बहने लग गया था। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, क्योंकि मेरा दुश्मन बनने के लिए तुम अभी इतने काबिल नहीं हो। उस आदमी ने मिस्टीरियस स्माइल के साथ ऋतिक के सवाल का जवाब दिया। मैंने पूछा कौन हो तुम, और अगर तुम मेरे दुश्मन नहीं हो तो अपना चेहरा क्यों छिपा रहे हो? ऋतिक ने फिर से अपना सवाल दोहराया और वो किसी भी अचानक से आए हमले के लिए तैयार था। तुम्हारे लिए ये जानना उतना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि तुम अपने बारे में कितना जानते हो। अब मेरे साथ चलो। वो आदमी अपनी भारी आवाज में ऋतिक से कहता है और अपने हाथ पीछे करके शांत खड़ा रहता है। तुम कहना क्या चाहते हो और तुम मुझे कहाँ ले जाने का प्लान कर रहे हो? क्या तुम मुझे जानते हो? ऋतिक ने उसे घूरते हुए कहा। ऋतिक की बात सुनकर वो आदमी स्माइल करने लग जाता है और फिर ऋतिक की ओर इशारा करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यूनिवर्स को धोखा दे सकते हो लेकिन इस यूनिवर्स के क्रिएटर को नहीं। गॉड ने तुम्हें याद किया है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ गॉड हॉल चलना होगा। गॉड ने याद किया है। उसकी बात सुनकर ऋतिक शॉक्ड रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान किस गॉड की बात कर रहा था।
साथ ही उसकी बातों से ऐसा भी लग रहा था कि इस इंसान को ऋतिक की असलियत के बारे में सब पता है। इस यूनिवर्स के क्रिएटर गॉड है और इस यूनिवर्स में वही नियम चलते हैं जिन्हें गॉड ने क्रिएट किया है। तुम काफी किस्मत वाले हो जो तुम्हें गॉड ने चुना है। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब वही मिल जाएंगे। वो आदमी स्माइल करते हुए ऋतिक से कहता है। इतना कहने के साथ ही उसके हाथ वाइट लाइट में चमकने लग जाते हैं और एक चमचमाती स्वॉर्ड उसके हाथों में आ जाती है। तुम्हारे गॉड कौन है? इससे पहले कि वो आदमी कोई भी मूव करता, ऋतिक तुरंत उससे कहता है। उसे पता था कि ये बात इतनी सीधी नहीं थी और उसने आज तक किसी गॉड के बारे में नहीं सुना था। या ऐसा भी हो सकता था कि ये बस एक जाल हो उसे फंसाने का। लेकिन वो लाल नकाब वाला आदमी ऋतिक के सवाल का कोई जवाब नहीं देता है। अगले ही पल वो अपनी स्वॉर्ड लहराता है और हवा में जोरों से आवाजें आने लगती है। उसके स्वॉर्ड की आभा इतनी भयानक थी कि वो एक ही वार से किसी भी माउंटेन को आधा काट दे। तभी उसकी स्वॉर्ड से एक सफेद चमक निकलकर ऋतिक की ओर जाने लग जाती है। उस हमले में इतनी एनर्जी थी कि वो स्पेस तक को क्रेक कर रही थी। उस वाइट लाइट को अपनी ओर आता देखकर ऋतिक की आंखें सिकुड़ जाती है और वो तुरंत अपनी फ्यूरी स्किल को एक्टिवेट कर देता है। सामने वाला इंसान किंग लेवल का लग रहा था और वो बिना फ्यूरी स्किल के उसका सामना नहीं कर सकता था। फ्यूरी स्किल के एक्टिवेट होते ही ऋतिक की पावर में तेजी से बढ़त होने लग जाती है और उसका ब्लड तेजी से बहने लग जाता है। ऋतिक तुरंत अपना भाला घुमाता है और अगले ही पल भाले की नोक से कई जलते हुए फायर फिनिक्स बाहर निकलने लग जाते हैं। मर्ज। अगले ही पल ऋतिक उन फायर फिनिक्स को ऑर्डर देता है और वो सभी एक साथ मिलकर एक विशाल फायर फिनिक्स का निर्माण कर लेते हैं। आसपास का तापमान इतना ज्यादा हो गया था कि हवा भी काफी गर्म हो गई थी। विशाल फायर फिनिक्स सीधे जाकर उस वाइट लाइट से टकरा जाता है। लेकिन शॉक ऋतिक को तब लगता है जब वो देखता है कि फायर फिनिक्स उस वाइट लाइट से टकराते ही आइस में जम जाता है और फिर उसमें एक ब्लास्ट हो जाता है। वूम। फायर फिनिक्स किसी आइस की तरह चकनाचूर हो जाता है, लेकिन गनीमत ये थी कि वो वाइट लाइट भी अब गायब हो गई थी। ये तो बस तुम्हारा टेस्ट था बच्चे, लेकिन लगता है तुम उतने भी कमजोर नहीं हो जितना मैंने सोचा था। चलो अब अगला वार करो। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो बस ऋतिक को ऐसे देख रहा था मानो एक पेरेंट्स अपने बच्चे को खेलता हुआ देख रहे हो। आखिर तुम हो कौन? उस आदमी की बात सुनकर ऋतिक उस पर चिल्लाते हुए कहता है। यह आदमी उसकी सोच से कहीं ज्यादा पावरफुल था। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा करना एकदम नामुमकिन है। इसलिए बेकार की कोशिश करना छोड़ दो और मेरे साथ चलो। वो आदमी अभी भी अपने हाथ पीछे किए हुए था और उसने ऋतिक से कहा, भाड़ में जाओ। ऋतिक अब उससे तंग आ चुका था और इसलिए वो फिर से अपना भाला घुमाने लग जाता है। ये आदमी बेशक पावरफुल था, लेकिन ऋतिक भी अपनी चरम सिचुएशन में था। अगर वो उसे हरा नहीं सकता तो कम से कम अपनी जान बचाकर तो भाग ही सकता था। फॉल ऑफ नाइन्थ हेवन गैलेक्सी, ऋतिक ने चिल्लाते हुए कहा और अगले ही पल ऋतिक के ऊपर काले आसमान में स्टार्स जमीन की ओर बढ़ने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था मानो पूरी गैलेक्सी उस आदमी के ऊपर गिर रही हो, लेकिन उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। ऋतिक एक जंप करता है और तभी उसका भाला लाल रंग में चमकने लग जाता है और वो आसमान से सीधे उस आदमी के सिर पर वार करने लग जाता है। सितारों की गैलेक्सी के साथ ऋतिक का डार्क एज भाला किसी ड्रैगन की तरह उस आदमी के ऊपर गिर रहा था, लेकिन वो आदमी अभी भी अपनी जगह पर एकदम नॉर्मल खड़ा था। वूम। जैसे ही ऋतिक का भाला उस आदमी के सिर से 1 इंच की दूरी पर रह जाता है, वो आदमी अचानक से एक पंच बनाता है जो उसकी सोर्स एनर्जी से कवर था और ऋतिक के भाले को हिट कर देता है।
उनके टकराव से एक जोरदार आवाज होती है और पावरफुल फोर्स के कारण ऋतिक पीछे की ओर अपनी ही बनाई गैलेक्सी के भीतर एंटर कर जाता है। अगले ही पल वो गैलेक्सी श्रिंक होने लग जाती है और ऋतिक के साथ ही पल भर से छोटी होकर गायब हो जाती है। पल भर से सब कुछ शांत हो जाता है, मानो आसपास कुछ हुआ ही न हो और वो लाल लवादे वाला आदमी भी वहां से गायब हो गया था। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर।